जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले। बता दें दुनिया के करीब 80 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिल चुके हैं। बेंगलुरु की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने साल 2011 के एक मानहानि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल देवगौड़ा ने नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज को लेकर करीब 10 साल पहले एक टीवी इंटरव्यू अपमानजनक बताया था। इसके बाद एनआईसीए की ओर से एच.डी. देवगौड़ा के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। केरल में कोरोना मामलों में गिरावट आई, जिसके बाद लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया गया। सीएम पिनराई विजयन ने राज्य में छूट देने का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जनता को आगाह किया और ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने की अपील की। नई छूट अब गुरुवार से लागू होगी। जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर पीएम मोदी के साथ 24 जून को होने वाली मीटिंग के लिए कुछ नेता दिल्ली में हैं, वहीं कुछ नेता आज दिल्ली पहुंचने की खबर बताई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी के महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली पहुंचे हैं। और बंगाल में भारी बारिश और जलभराव के बाद प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जलभराव के कारण लोगों को निचले इलाकों से नाव के जरिए निकाला जा रहा है। रिहायशी क्षेत्रों में पानी भरने के कारण लोगों की जान संकट में आ गई है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही है सर्व उत्तम सूबा। नाल ही यह भी घोषणा की कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांढ विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबिਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। जो पंजाब ਦਾ नाम वध ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। कश्मीर मसले पर पीएम की बैठक से पहले चुनाव आयोग की बैठक पर इसी मनपुर होगी चर्चा। बिहार में बाढ़ से कई इलाके प्रभावित, राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना, कहा कार्यकर्ताओं से मदद की अपील। हरियाणा में जेबीटी भर्ती घोटाले में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी, कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जेल से होंगे रिहा। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी और अमित शाह और सीएम योगी ने किया नमन।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाने पर लिया जा रहा है। बीते दिन शोपियां में एक पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उससे पहले भी पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के दस्ते पर हमला किया गया। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को आतंकवादियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। कनीपोरा इलाके में परवेज अहमद नमाज पढ़कर लौट रहे थे, लेकिन तभी पीछे से कुछ आतंकवादी आए और उन पर गोलियां बरसा दी। परवेज को तकरीबन 3 गोलियां लगी। बाद में अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि परवेज अहमद सीआईडी के साथ में काम कर रहे थे। मंगलवार की घटना में पूर्व एक दिन पहले भी आतंकवादियों द्वारा शोपियां में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था। शोपियां जिले के बापापुरा इलाके में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर हमला किया। हालांकि गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब आतंकवादियों ने हमला किया तब सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की और आतंकवादी तुरंत वहां से भाग निकले। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में मॉनसूनी बारिश की वजह से तबाही के मंजर दिख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी के शारदा नदी में उफान आया है, जिसके बाद शारदा के पानी की वजह से आसपास के तकरीबन 100 गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव में ही कहीं पर 4 फीट पानी भरा हुआ है तो कहीं पर 10 फीट पानी भरा हुआ है। गांव वालों का पूरी तरीके से काम ठप पड़ा हुआ है। यहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं कि उनकी मां की तबीयत खराब है। बाढ़ की वजह से डॉक्टर के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते उनके बेटे ने 3 किलोमीटर तक पानी में चलकर दवाई वो लेकर आए हैं। लखीमपुर में शारदा और घाघरा से पानी आता है, जिससे 2.81 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो बिहार, यूपी और बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ से तबाही इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर 4 से 10 फीट तक पानी भर चुका है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो एकदम डराने वाली हैं, क्योंकि डराने वाली तस्वीरें इसलिए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घर में फंस गए हैं। काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। अपने घर से बाहर इस समय वो निकल नहीं पा रहे हैं। अगर कोई बीमार भी हो रहा है तो उसको दवाई लाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर 4 फीट पानी भरा हुआ है तो कहीं पर 10 फीट पानी भरा हुआ है। अगर लखीमपुर खीरी की बात कर ले तो वहां पर बहुत बुरा हाल बाढ़ की वजह से। वहीं बिहार के ज्यादातर जिलों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से राहत कार्य में हाथ बटाने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों को मेरी संवेदनाएं। कोरोना महामारी के समय में ये आपदा एक बड़ी त्रासदी है। हमारा हर कदम जन सहायता के लिए उठे, यही कांग्रेस विचारधारा की असली पहचान है। उत्तर बिहार की नदियां बारिश के बाद विकराल रूप लिए हुए हैं। गंगा और पुनपुन का जल स्तर काफी बढ़ चुका है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दोनों ही नदियां इस समय खतरे के निशान को टच करने वाली हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से गंगा और पुनपुन के साथ में सोन नदी के जलस्तर पर भी लगभग 5 फीट की बढ़ोतरी आई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से अपनों को खोने वाले परिवारों को वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को नोटिफाई कर दिया है और इस योजना के तहत पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है, जिससे कोरोना की वजह से एक सदस्य को खो दिया है। इसके अलावा अगर मृतक परिवार में एकमात्र कमाने वाला था तो परिवार को 2500 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की घोषणा 18 मई को ही कर दी थी। अधिसूचना के मुताबिक सरकार प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक
के तौर पर भर्ती करने पर भी विचार करेगी और इसके अलावा राज्य मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताती है। अधिसूचना में कहा यह भी गया है कि मृतक और आश्रित व्यक्ति दोनों ही दिल्ली के निवासी होने चाहिए। कोविड से मौत होने के तौर पर होनी चाहिए इसकी पुष्टि, उसके बाद ही ये जो है लाभ मिल पाएगा। संक्रमित पाए जाने पर 1 महीने के भीतर मौत हुई तभी ये लाभ मिल पाएगा, सत्यापित जब हो जाएगा तब। हालांकि सहायता राशि के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा नहीं तय की गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 केस मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कोरोना चिंताजनक वेरिएंट घोषित कर दिया है और उसके साथ ही उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई केस मिले हैं। आपको बता दें कि दुनिया के तकरीबन 80 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने सूचना दी थी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वर्तमान में वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जिसमें तेजी से प्रसार फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने में होता है और इसकी जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। कोरोना वायरस का जो ये वाला वेरिएंट है भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रूस में मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के तकरीबन 80 देशों में इस समय फैला हुआ है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो ये फैल चुका है। रत्नागिरी, जलगांव, केरल और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की नई रफ्तार मिली है और अब देश के हर नागरिक को मुफ्त में टीका लगाया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि सितंबर तक 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए देश में कोवैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि बच्चों पर इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दूसरे और तीसरे के परिणाम सितंबर महीने तक आएंगे। उसी महीने में इस वैक्सीन को बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर भारत में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी मिल जाती है तो वो भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकता है। दिल्ली एम्स ने इन परीक्षणों के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पहले ही शुरू कर दी है और ये 7 जून को शुरू हुआ। इसमें 2 से 17 साल की उम्र के बच्चे शामिल हैं। 12 मई को DCGI ने भारत बायोटेक को 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन के 2 से 3 का परीक्षण करने की अनुमति दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरीके से भयावह यादों के बीच में जहां संक्रमण लगातार घटता जा रहा है, वहीं मंगलवार रात मरीजों की कुल संख्या 3 करोड़ पार कर चुकी है। 1 करोड़ केस तो महज 50 दिन में मिले हैं। भारत में पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को मिला था। अब तक 2.89 करोड़ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दूसरी लहर कमजोर पड़ने और टीकाकरण का दायरा बढ़ने के बीच में मंगलवार सुबह 42,640 नए मरीज मिले। आपको बता दें कि इन दिनों 50,000 से कम सक्रिय केस हैं। सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो 79 दिनों के बाद 7 लाख से कम केस हुए हैं। भारत में 6 मई को एक दिन में सबसे ज्यादा 4.14 लाख मामले सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच सत्ताधारी दल बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने बड़ी मांग कर दी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाती है तो इसका फायदा उनको मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। संजय निषाद ने दावा किया है कि यूपी में निषाद समुदाय 160 सीटों पर मजबूत है। राज्य में निषाद समुदाय और 80% वोट हैं। निषाद आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय उन्होंने ये सारी बातें कही।
2017 में मेरा समाज निर्णय लिया, 2013 को संकल्प लिया इलाहाबाद के किले पर कि हम लोग कभी राजा थे, कलम चलाते थे तो प्रजा सुखी थी। आज प्रजा दुखी इसलिए है कि कोई दूसरे लोग कलम चला रहे हैं। तो इसलिए कलम की ताकत अगर उत्तर प्रदेश में मछुआरों को बेटा मिलेगा तो कैसे सुख आएगा जनता को, हमारे पास है। निश्चित रूप से हम लोगों ने, हमारे समाज के लोग, हमारे लोगों का चेहरा ही है कि हम निषाद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सब लोग आज के दिन में स्थापित है। जिनके मुख्यमंत्री उनके लोग थाने और कचहरी हर जगह भरे हैं। हमारे लोग मुख्यमंत्री हमको अपने दिल में डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो मैंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया कि डॉक्टर संजय के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री पेश किया जाए। अभी 2022 में देखिए कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार आती है। और ये जितना भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं, हम चाहते हैं हमें उप मुख्यमंत्री दिया। जो मुख्यमंत्री वो ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं है। हम लोग अभी उस शक्ति में जितना शक्ति उतना दे, क्योंकि अब उनके पास है ना। उन्होंने खुद ही कहा था कि हम आपको पावर देंगे। तो पावर तो तभी होगा जब मुख्यमंत्री रहेंगे ना, ये अधिकारी तो तभी कानून बनेगा ना। वो काला कानून मायावती का बनाया हुआ तभी। उत्तर प्रदेश की मथुरा में 70 साल की लड़की ने अस्पताल में जीवन के लिए लड़ाई लड़ी और दरअसल 3 लोग लड़की के घर में जबरदस्ती घुस आए। आपको बता दें कि सिर्फ 17 साल की लड़की थी और लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई थी। वहीं मामले में 3 लोगों ने कथित तौर पर उसे इमारत की और दूसरी मंजिल से फेंक दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच चल रही है। थाना छाता क्षेत्रांतर्गत निवासी एक बालिका के परिजनों ने थाना पर आकर शिकायत दर्ज कराई कि बालिका को कुछ लोगों द्वारा छत से फेंक दिया गया है, जिसके पश्चात बालिका के शरीर में चोटें आई हैं। आरोपी 2 युवकों को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश की राजधानी दिल्ली से व्हाट्सएप को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी, कंपटीशन कमीशन के नोटिस पर कोर्ट का इनकार सामने आया है। ये व्हाट्सएप विवाद काफी दिनों से चल रहा था। 4 जून के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है साफ तौर पर। कंपटीशन कमीशन के नोटिस पर ये कोर्ट का इनकार है। आपको ये भी बता दें कि व्हाट्सएप का जो विवाद है अब से नहीं बल्कि कई दिनों से चल रहा है, काफी समय से चल रहा है और इस विवाद को लेकर कानून भी बनाए गए हैं। आईटी कानून के दायरे में लाने की बात भी भारत सरकार की तरफ से कही गई थी, लेकिन उसमें आने को तैयार नहीं है। ट्विटर को लेकर, व्हाट्सएप को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। कंपटीशन कमीशन के नोटिस पर कोर्ट का इनकार सामने आया है इस बार व्हाट्सएप को लेकर, और व्हाट्सएप को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है ये इनकार करके। बड़ी जानकारी, क्योंकि ये विवाद पहले भी गहरा चुका है। आईटी के नियमों के दायरे में लाने की बात पहले भी आईटी मंत्री की तरफ से कही गई। 4 जून के नोटिस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया गया है कि जो नोटिस है उस पर रोक नहीं लगेगी। कानून के दायरे में लाने की बात पहले ट्विटर को भी की गई थी, व्हाट्सएप को भी की गई थी, ताकि ये जो कंपनियां हैं अपनी ना चलाएं। हालांकि सरकार पर भी पहले सवाल उठते आए हैं सोशल साइट्स को लेकर, क्योंकि डेटा लीक का डर पब्लिक को है। सब लोगों को लगता ये है कि कहीं डेटा लीक ना हो जाए या फिर सरकार हर किसी के डेटा को ना देख ले। इसीलिए प्राइवेसी हनन को लेकर विपक्ष ने भी कई बार सवाल उठाए थे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भोपाल में पौधारोपण किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम धन्य हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए ये किया गया है, जो कि जरूरी है। राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक हैं, उनके बलिदान दिवस से लेकर जन्मदिन तक ये वृक्षारोपण का अभियान हाथ में लिया है। और आज हम धन्य हुए हैं अपने उन नेताओं के नाम पर वृक्षारोपण करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में अपने परिश्रम और पसीने से सींचा था, पुष्पित और पल्लवित किया।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति हो, कुशाभाऊ ठाकरे जी की, प्यारेलाल खंडेलवाल जी की, नाना साहब की, कैलाश सारंग जी की, श्रद्धेय जोशी जी, पटवा जी, गौर साहब, सारे जो हमारे प्रमुख नेता थे उनके नाम पर भी हमने वृक्षारोपण किया। उनकी पुण्य स्मृति में इससे बड़ा काम और कोई हो नहीं सकता। वृक्ष ही ऑक्सीजन प्लांट है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि चुनौती दी गई थी, अब उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे। अध्यादेश कानून के बनने के आधार पर खारिज याचिका की गई है। कानून बनने के बाद चुनौती देना औचित्य नहीं है, यह हाईकोर्ट का कहना है कि जब कानून बन गया है तो उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। धर्मांतरण को लेकर मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। नोएडा की अगर बात करें तो यहां पर धर्मांतरण के कई केस सामने आ चुके हैं। नोएडा में अब तक 1000 लोगों का धर्मांतरण सिर्फ 2 लोगों ने, 2 आरोपियों ने करवाया, जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कई बड़े बड़े खुलासे उनसे हुए हैं। हालांकि धर्मांतरण को लेकर विदेशी तार जुड़ने की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि अन्य देशों से भी इनके तार जुड़े हुए हैं जो कि धर्मांतरण कराते थे। और जो धर्मांतरण कराने वाले 2 लोग मिले हैं वो खुद पहले हिंदू थे जिनका धर्मांतरण किया गया, उसके बाद वो मुस्लिम हुए और उसके बाद से उन्होंने दूसरे लोगों का धर्मांतरण कराना शुरू किया। महिलाओं को इसका निशाना बनाया जाता था, गरीबों को इसका निशाना बनाया जाता था और जो लोग परेशान हैं उनको पैसों का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण का निशाना बनाया जाता था। बड़ी जानकारी धर्मांतरण अध्यादेश को लेकर चुनौती का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट, इलाहाबाद की जो हाईकोर्ट है, याचिका को खारिज कर दिया गया, क्योंकि हाईकोर्ट का कहना है कि अगर जब कानून बन गया है तो उसके बाद आप चुनौती नहीं दे सकते। पहले आप चुनौती दे सकते थे लेकिन अब उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि आप कानून बनने के बाद में उसको चुनौती दे रहे हैं। तो धर्मांतरण का मुद्दा लगातार उत्तर प्रदेश में गर्माता जा रहा है। हिमांशु यादव संवाददाता इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अध्यादेश कानून बनने के आधार पर याचिका खारिज हो चुकी है और क्या जानकारी है? जी, अभी जो 2 दिन पहले कुछ लोग पकड़े गए थे मौलाना नोएडा में जी, तो उसकी याचिका डाली गई थी जो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका भी कार्रवाई अभी चल रही है। अभी देखिए कुछ देर में अपडेट और आ सकता है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कानून बनने के बाद चुनौती देना औचित्य नहीं है, यह हाईकोर्ट का कहना है, क्योंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनसे कई खुलासे हुए। खुलासे तो यहां तक हो चुके हैं कि वो काफी समय से ये धर्मांतरण करा रहे हैं। अब तक तकरीबन 1000 लोगों का धर्मांतरण वो करा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक दिवस के अवसर पर कहा कि ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के योगदान पर राष्ट्र को गर्व है। इस अवसर पर उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करके टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में की गई थी, इसलिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन पहली बार 1948 में मनाया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज ओलंपिक दिवस के अवसर पर मैं उन खिलाड़ियों की सराहना करता हूं जिन्होंने कई ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। खेल के प्रति उनके योगदान और अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए देश को उन पर गर्व है। अब से कुछ सप्ताह के बाद ही टोक्यो ओलंपिक आरंभ होने वाला है। उन्होंने भारतीय दल के सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारतीय दल में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर MyGov ऐप पर ओलंपिक खेलों से संबंधित क्विज प्रतियोगिता का एक लिंक भी साझा किया और युवाओं से इसमें भाग लेने का अनुरोध किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक दिवस के अवसर पर कहा कि ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के योगदान पर राष्ट्र को गर्व है। इस अवसर पर उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट किया। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के सदस्यों
को भी शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में की गई थी, इसलिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर पहली बार 1948 में ये दिवस मनाया गया था। तो पीएम मोदी ने कहा कि आज ओलंपिक दिवस के अवसर पर मैं उन सभी खिलाड़ियों की सराहना करता हूं जिन्होंने कई ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। खेल के प्रति उनके योगदान और अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए देश को उन पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब से कुछ सप्ताह के बाद ही टोक्यो ओलंपिक आरंभ होने वाला है, ओलंपिक शुरू होने वाला है। उन्होंने भारतीय दल के सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारतीय दल में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर MyGov ऐप पर ओलंपिक खेलों से संबंधित क्विज प्रतियोगिता का एक लिंक भी साझा किया, शेयर किया और युवाओं से इसमें भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा भाग लें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों को आज शुभकामनाएं दी हैं। ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के योगदान पर राष्ट्र को गर्व है, देश को गर्व है। आज ये बात पीएम मोदी की तरफ से उन खिलाड़ियों के लिए कही गई जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि अन्य देशों में जाकर भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट करके सभी को बधाई दी। हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सट्टा लगाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी सट्टेबाजी के इस मामले में हो चुकी है। एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। एक जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में सट्टा लगा रहे थे। ये जो आरोपी है पाकिस्तान सुपर लीग में सट्टा लगा रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी आज की गई है। ऑनलाइन पैसों का लेन देन हो रहा था सट्टा लगाने में। तो 5 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। एक आरोपी फरार है जो कि सट्टा लगा रहा था। बड़ी जानकारी हैदराबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं। सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। उसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। लेकिन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग में ये सट्टा लगाया जा रहा था। ये देखिए, भारत में बैठे हुए हैं लोग और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सट्टा लगा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सट्टे लगाए जा रहे हैं भारत में बैठकर। और जो पैसों का लेन देन होता था वो ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन तरीके से पेमेंट की जाती थी। जो ये सटोरिये हैं, 5 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सटोरिया अभी फरार बताया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर ये सट्टा लगाया जा रहा था। हैदराबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर सट्टेबाजी का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस ने उसका भंडाफोड़ कर दिया है, जिसके चलते 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पाकिस्तान से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सुपर लीग के लिए ये सट्टा लगाया जा रहा था। पाकिस्तान की सुपर लीग को लेकर ये पैसों का जो लेन देन है वो किया जा रहा था। हालांकि पैसों का लेन देन हो कहां से रहा था, भारत से हो रहा था कि पाकिस्तान से हो रहा था, वो लोग कहां के थे, पैसा आता कहां से था, क्या वो पैसा भारत में ही जो सटोरिये थे उन लोगों में बट जाता था, या फिर वो जो सट्टे का पैसा था पाकिस्तान जाता था, या फिर वहां से उन सटोरियों के पास आता था, इस बात की अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि सट्टेबाजी के गिरोह बहुत सारे सक्रिय हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। अब से पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि सट्टेबाजी के गिरोह देश भर में सक्रिय बताए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर। खासकर जब खेलों की बात आती है, जब मैच की बात आती है, तब इस सट्टेबाजी के मामले निकलकर सामने आते हैं। लेकिन भारत में बैठकर अगर आप पाकिस्तान के लिए सट्टा लगा रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सट्टा लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गिरफ्तारियां होंगी। एक आरोपी की तलाश अभी जारी है, क्योंकि पैसों के लेन देन का मामला है, पैसों के आदान प्रदान का मामला है। किस चीज को लेकर कितने रुपए में यहाँ पर सट्टा लगाया जाता था, जो सट्टा लगाया जाता था वो पैसे आते कहाँ से थे, पाकिस्तान से आते थे या फिर भारत के ही कुछ लोग थे वो देते थे। कई ऐसे सवाल हैं अभी जिनके जवाब पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। बड़ी खबर
आपके सामने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बैठक का आयोजन किया गया है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में ये बैठक हो रही है। अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन के मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर अखिलेश यादव की चल रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। आपको बता दें कि पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं। जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी समेत कई सपा नेता इस बैठक में अखिलेश यादव के साथ में मौजूद हैं। कार्यालय में नेताओं के मोबाइल ले जाने पर पूरी तरीके से रोक है। नेता कार्यालय में मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर इस समय चर्चा हो रही है क्योंकि आपसे पहले हमने देखा गया था जो बसपा के बागी थे उनके साथ में भी अखिलेश यादव ने बैठक की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ पहुंचे हैं दिल्ली से। ये देखिए तस्वीरें, लाइव तस्वीर आपके सामने इस समय। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें, जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे हैं क्योंकि लगातार जो रस्साकसी पंजाब कांग्रेस में इस समय चल रही है वो लगातार देखने को मिली है। वो तस्वीरें आपने देखी जो पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली से चंडीगढ़ आते हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। महामारी तो बचण दा इक्को तरीका है टीकाकरण। विश्व भर दे माहिरां दा कहना है कि जे महामारी नूं खत्म करना है तां इस दा इक्को अहम तरीका है जिस विच ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60-70% ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ, ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ RNA ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਰੂਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।